प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष, और आज हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा कर रहे हैं, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आधुनिक समाज में, आधुनिक राजनीतिक समाज में दबाव समूह का अस्तित्व पाया जाता है और ये ऑस्मोपॉलिटन इन नेचर हैं। दबाव समूह आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इनका अस्तित्व है। इनके विकास और अस्तित्व का मूल कारण ये है कि राजनीतिक दल समाज के विभिन्न गैर राजनीतिक वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं, गैर राजनीतिक हितों के समूह के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से दबाव समूह का अस्तित्व बना रहता है। अतः समाज में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक वर्ग अपने हितों की प्राप्ति और रक्षा के लिए अपना समूह बना लेते हैं। इन समूहों की रचना किसी वर्ग द्वारा अपने हित की रक्षा के लिए की जाती है, अपने हित की रक्षा के लिए की जाती हैं। अतः ऐसे समूह को हित समूह कहते हैं। और जब ये हित समूह अपने हित की रक्षा और वृद्धि के लिए राज्य के विधायी और प्रशासनिक क्रियाओं को प्रभावित करने लगते हैं तो इन्हें दबाव समूह कहा जाता है। तो पहले हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप का निर्माण होता है, क्योंकि समाज में कई सारे हित समूह बनते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप का निर्माण होता है, और ये इंटरेस्ट ग्रुप जो है, हित समूह जो ही आगे चल के प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह के रूप में बदलते हैं। कब? जब ये हिट जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो राज्य की विधायी और प्रशासनिक शक्ति पर प्रभाव डालने लगते हैं। विधायी और प्रशासनिक शक्ति पर प्रभाव डाल के अपने हितों के अनुकूल नीति निर्माण करवाने में सफल हो जाते हैं, तो ये इंटरेस्ट ग्रुप ही आगे चल के दबाव समूह के रूप में, प्रेशर ग्रुप के रूप में तब्दील हो जाते हैं। और इनका जन्म क्यों होता है, कैसे होता है? क्योंकि विभिन्न प्रकार के हित, विभिन्न प्रकार के समूह और वर्ग प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं, और राजनीतिक दलों के माध्यम से जब इतने संपूर्ण समूहों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है तो कहीं न कहीं ऐसी भावना का विकास इन समूह में होता है कि इनके हितों की अनदेखी हो रही है, और ऐसे जो ग्रुप हैं वो इकट्ठा होकर के अपने हितों के, समान हितों वाले लोगों को इकट्ठा करके समूह का निर्माण करते हैं, जो हित समूह में बदलते हैं। और फिर ये हित समूह इतने बड़े हो जाते हैं और इनका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि राज्य की विधायी और प्रशासनिक नीतियों को स्पष्ट रूप से ये प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हित समूह दबाव समूह कहलाते हैं। दबाव समूह सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक हो सकते हैं, किंतु वर्तमान काल में आर्थिक और व्यावसायिक दबाव समूह अत्यधिक प्रभावशाली और प्रचलित हैं। उल्लेखनीय है कि दबाव समूह गैर सरकारी, गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। यहाँ हमें इस बात को जोर दे के समझना होगा कि गैर सरकारी, गैर राजनीतिक संगठन होते हैं, और सामान्य जनता के लिए प्राय अज्ञात संगठन भी होते हैं। सामान्य जनता को इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के संचालन पर उनका अत्यधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। अतः फाइनर महोदय ने इनको अज्ञात साम्राज्य भी कहा है। अज्ञात साम्राज्य, फाइनर महोदय ने अज्ञात साम्राज्य कहा इनको, इसको हमें ध्यान भी रखना है। फाइनर महोदय ने इनको अज्ञात साम्राज्य कहा है, क्योंकि सामान्य जनता के लिए प्राय अदृश्य प्रकार से कार्य करते हैं। एक परिभाषा हम यहाँ पर लेते हैं एच जेगलर महोदय की। एच जेगलर महोदय ने इनकी जो परिभाषा करी है, दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बैठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की कामना रखता है। अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की कामना रखता है। ये बात हमें स्पष्ट समझ लेनी होगी कि ये गैर राजनीतिक होते हैं और गैर सरकारी संगठन होते हैं। तो इनके सदस्य न तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और न ही शासन में कहीं ये भाग लेते हैं, शासन में बैठते हैं। मायरन वीनर के अनुसार दबाव समूह से हमारा अर्थ ये है कि शासन के संरचना से बाहर का कोई ऐसा ऐच्छिक संगठित समूह जो सरकारी अधिकारियों की नामजदगी, नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, इसके क्रियान्वयन तथा विधि की न्यायिक व्याख्या को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। विधि की न्यायिक व्याख्या को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
तो ओडेगार्ड महोदय परिभाषा करते हैं कि एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं, हित होते हैं, जो घटनाक्रम को विशेष रूप से सरकार के नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि अपने हितों की रक्षा और वृद्धि की जा सके। दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए गए निजी संगठन हैं। इनके जो विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, उनका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। विशेषताएं, लक्षण। तो हमें ये समझना होगा कि समाज के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व जब शासन में नहीं होता है, राजनीतिक दलों के माध्यम से नहीं होता है, तो विभिन्न जो हित समूह हैं वो दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। और वो दबाव समूह तब कहलाते हैं जब वह शासन में शामिल हुए बिना ऐसे समूह शासन की प्रशासनिक विधायी और यहाँ तक कि विधि की न्यायिक व्याख्या को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और ये नितांत रूप से गैर राजनीतिक और गैर सरकारी संगठन होते हैं। शासन के बाहर की संस्था होती है, लेकिन शासन में विशेषकर नीति निर्माण पर उतना ही प्रभाव डालना प्रारंभ कर देते हैं जितना कि शासन में सम्मिलित होकर के किया जाता हो। इनकी मुख्य विशेषताओं में सर्वव्यापकता पहली विशेषता है, सर्वव्यापकता। सब जगह पाए जाते हैं, सब ऑस्मोपॉलिटन इन नेचर हैं। व्यापकता इसमें पाई जाती हैं। सर्वव्यापकता के कारण यहाँ लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों राज व्यवस्थाओं में ही ये पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की राज व्यवस्था में प्रबल दबाव समूह का रूप धारण कर लेते हैं। यही कारण है कि सर्वसत्तावादी राज व्यवस्था में भी दबाव समूह पाए जाते हैं, किंतु वहाँ इनकी संख्या सीमित होती है और अधिक अप्रकट रूप से कार्य करते हैं। लोकतांत्रिक राज व्यवस्था दबाव समूह के लिए अधिक अनुकूल होती है और इसलिए इसमें दबाव समूह की संख्या भी पर्याप्त होती है और वे प्रकट रूप से कार्य भी करते हैं। तो क्योंकि जैसा कि हमने कहा था कि राजनीतिक दलों के लिए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था उर्वरा भूमि की भांति कार्य करती है, उसी प्रकार दबाव समूह के लिए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था उर्वरा भूमि की भांति ही कार्य करती है। जैसे कि फसल के लिए उर्वरा भूमि अधिक उपयुक्त होती है, उसी प्रकार दल और दबाव समूह के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था भी अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी विचार, सभी मान्यताएं, सभी वर्ग, सभी हितों को जो है सुना जाता है, स्वीकार किया जाता है। समाज सापेक्षता, दूसरा जो लक्षण इनका है, समाज सापेक्षता। समाज सापेक्षता समाज सापेक्षता दबाव समूह की रचना पर सामाजिक संगठन का विशेष प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े, परंपरागत और बंद प्रकार के समाजों में पाए जाने वाले दबाव समूह एवं तकनीकी दृष्टि से विकसित, आधुनिक और खुले प्रकार के समाजों में पाए जाने वाले दबाव समूह की रचना, कार्यप्रणाली तथा उद्देश्यों में अंतर दिखाई पड़ता है। अलग अलग होते हैं। समाज जैसा समाज होगा उसी प्रकार का दबाव समूह पाया जाएगा। उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल या उद्देश्य सापेक्ष उद्देश्य सीमित और सीमित क्रियाशीलता। सीमित उद्देश्य और सीमित क्रियाशीलता। सीमित उद्देश्य और सीमित क्रियाशीलता किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित किए जाते हैं। इसका निर्माण किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि वर्ग के द्वारा किन्हीं निश्चित हितों की पूर्ति के लिए होता है। अतः दबाव समूह का उद्देश्य भी सीमित प्रकार का ही होता है, संपूर्ण समाज के लिए नहीं होता है। और सीमित उद्देश्य के कारण उसमें सीमित क्रियाशीलता का लक्षण पाया जाता है। कोई दबाव समूह तब तक ही क्रियाशील रहता है जब तक उसके हित की प्राप्ति उसे नहीं हो जाती है। तो वह केवल उस हित की प्राप्ति के लिए ही क्रियाशील होता है जिसके लिए वह बना है, तथा उस हित की प्राप्ति के बाद उसकी क्रियाशीलता स्वयं समाप्त हो जाती है। इसीलिए सीमित क्रियाशीलता और सीमित उद्देश्य का लक्षण इसमें पाया जाता है। उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल। उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल। उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल दबाव समूह का कार्यकाल उद्देश्य सापेक्ष होता है, क्योंकि दबाव समूह की रचना निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति और रक्षा के लिए की जाती है। जब दबाव समूह का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो इसकी उपयोगिता भी नहीं रहती और उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है।
इसी प्रकार उद्देश्य सापेक्ष सदस्यता, उद्देश्य सापेक्ष सदस्यता विशेष उद्देश्य होने के कारण से किसी निश्चित हित की रक्षा और प्राप्ति में इसका उद्देश्य होने के कारण निश्चित हितों में रुचि रखने वाले लोग उसके सदस्य बनते हैं। इस दृष्टि से किसी दबाव समूह की सदस्यता सीमित होती है, किंतु यहाँ पर सदस्यता में अपने आप में एक ओवरलैपिंग जो है वो मेंबरशिप भी हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक दबाव समूह का सदस्य होने के साथ ही वह किसी अन्य दबाव समूह का सदस्य भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं जो है विद्यार्थी हूँ तो विद्यार्थी जो समूह है, विद्यार्थी जो संगठन है उसका सदस्य, और अगर मैं विद्यार्थी जो है होने के साथ किसान समूह का सदस्य भी हूँ तो मैं उस दबाव समूह का सदस्य भी हो सकता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने पुश्तैनी कार्य के रूप में किसान समूह का दबाव समूह का सदस्य हूँ और मेरी योग्यता या मेरे प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से मैं वकील समूह का जो है दबाव समूह का सदस्य भी हो सकता हूँ। अगर विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा हूँ तो विद्यार्थी समूह का सदस्य हूँ और अध्ययन पूर्ण होने के बाद में किसान समूह का सदस्य भी हूँ और उसके साथ ही मैं वकील संघ का सदस्य भी हो सकता हूँ। तो इसमें ओवरलैपिंग निश्चित रूप से पाया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही साथ कई हितों का रुचि रखने के कारण से कई समूहों का सदस्य हो सकता है। इसी प्रकार औपचारिक या अनौपचारिक संगठन इसका हो सकता है। जिस प्रकार दलों में हमने औपचारिक संगठन की बात की थी, उसके विपरीत दबाव समूह का संगठन अनौपचारिक भी हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि उसका औपचारिक संगठन हो और इसमें पदानुक्रम का विभाजन हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अनौपचारिक संगठन भी इसमें पाया जा सकता है। दबाव समूह इसका बिखरा हुआ संगठन हो सकता है। और जहाँ तक औपचारिक और अनौपचारिक का प्रश्न ये है कि जहाँ संगठित होता है तो वो औपचारिक कह देते हैं और जहाँ पर संगठित नहीं होता है तो अनौपचारिक कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेड यूनियन का जो दबाव समूह है वो अपने आप में औपचारिक संगठन कहलाता है। साधनों की पवित्रता और वैधानिकता में इनका विश्वास नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो इनको दलों से पृथक भी करता है, राजनीतिक दलों से पृथक भी करता है, साधनों की पवित्रता एवं वैधानिकता में इनका विश्वास नहीं है। वैधानिकता में विश्वास नहीं। दबाव समूह जैसा कि राजनीतिक दलों के लिए हमने पढ़ा था कि वैधानिक तरीके से, वैधानिक साधनों से शासन सत्ता पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं और उसमें सफल होकर देश में शासन की स्थापना करना चाहते हैं। तो वैधानिक तरीके से होगा। अगर कोई क्रांति, षड्यंत्र या किसी विप्लव के द्वारा शासन सत्ता पर हथियार को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से हम उसे राजनीतिक दल की संज्ञा में नहीं रखेंगे, बल्कि वह क्रांतिकारी संगठन, आतंकवादी संगठन की श्रेणी में होगा। जबकि दबाव समूह के लिए ऐसा किसी अनिवार्यता की कोई आवश्यकता नहीं मानी गई है। दबाव समूह न तो साधनों की पवित्रता में इनका विश्वास है, वह किसी भी प्रकार के तरीके से, वैधानिक, अवैधानिक तरीके से, संवैधानिक, गैर संवैधानिक तरीके से, उचित अनुचित तरीके से अपने हित की पूर्ति कर लेना ही अपना उद्देश्य मानते हैं। इस कारण से न तो साधन की पवित्रता के बारे में उनका कोई पूर्वाग्रह है और न ही वैधानिकता के बारे में उनका कोई पूर्वाग्रह, उनकी नैतिकता में उसका कोई विश्वास नहीं है। ये प्रकट रूप से या गुप्त रूप से किसी भी प्रकार से अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्रियाशील होते हैं। तो निश्चित रूप से साधनों की पवित्रता और वैधानिकता में इनका विश्वास नहीं है। और ये जो लक्षण इनका है, ये अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि दलों का और प्रेशर ग्रुप्स का डिफ्रेंशिएट करने का बहुत अच्छा लक्षण जो है ये है कि इसके आधार पर हम दल और दबाव समूह का अच्छा विभाजन कर सकते हैं, अच्छा उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और विशेषता या लक्षण इनका है कि शासन सत्ता में इनकी परोक्ष रुचि होती है। शासन सत्ता में परोक्ष रुचि, शासन सत्ता में परोक्ष रुचि होती है। प्रत्यक्ष रुचि दलों की,
परोक्ष रुचि दबाव समूह की। दबाव समूह और इनके सदस्यगण कभी भी शासन में शामिल होने की अभिलिप्सा नहीं रखते हैं, कभी भी शासन में शामिल होना नहीं चाहते, बल्कि शासन से बाहर रह करके अपने हितों की पूर्ति चाहते हैं। उसके लिए शासन पर वैधानिक, अवैधानिक, उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक सभी प्रकार के दबाव बनाकर शासन की नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, प्रशासनिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, विधायी नीतियों को प्रभावित करते हैं और यहां तक कि विधि की न्यायिक व्याख्या पर भी प्रभाव डालने का प्रयास ये करते हैं। तो शासन सत्ता में इनकी प्रत्यक्ष रुचि नहीं होती है, परोक्ष रुचि होती है, क्योंकि ये शासन में शामिल होकर ये सब नहीं करना चाहते हैं, बल्कि शासन से बाहर रह के करना चाहते हैं। क्योंकि ये बात हम पढ़ चुके हैं, कि इस बात को हम जान चुके हैं कि जो दबाव समूह होते हैं वो गैर राजनीतिक, गैर सरकारी संगठन होते हैं, इसीलिए शासन सत्ता में इनकी प्रत्यक्ष रुचि नहीं होती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से गैर सरकारी, गैर राजनीतिक संगठन है, प्रकट रूप से राजनीतिक कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते हैं। किंतु दबाव समूह ये अवश्य जानते हैं कि उनके हितों की पूर्ति में राजनेता, सांसद, राजनीतिक दल और प्रशासनिक अधिकारी मददगार हो सकते हैं। अतः वे देश के राजनीतिक तंत्र को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित अवश्य करते हैं। इस प्रकार दबाव समूह शासन सत्ता पर प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित करना नहीं चाहते हैं, किंतु वे राजनीतिक दल को, ऐसे राजनीतिक दल को सत्ता में जरूर देखना चाहते हैं जो उनके हितों की पूर्ति में सहायक हो, इनके हितों की पूर्ति में मददगार हो। ऐसे दल को वो शासन में शामिल होते हुए जरूर देखना चाहते हैं। इसके लिए दबाव समूह उचित और अनुचित साधनों से प्रभाव डालते हैं और अपने पक्ष में कानून निर्माण की कोशिश करते हैं और विभिन्न उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रभावित करके अपने पक्ष में नीति संचालन के लिए अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में गैर हाजिर रहते हैं, किंतु परोक्ष रूप से राजनीति को अपने अनुसार प्रभावित करते रहते हैं। तो इस रूप में दबाव समूह की विशेषताओं, लक्षणों का हमने जिक्र किया। नेक्स्ट क्लास में हम इनके गुण और दोषों पर चर्चा करेंगे और राजनीतिक दलों से इनका अंतर भी समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।